सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू द डिफेंस स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और जिसका इंतज़ार था आज हो गया। ठीक है, 24 अप्रैल और यूपीएससी ने सीएपीएफ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या खास है, कब तक फॉर्म भराएगी, कब तक भराएगी, कब से स्टार्ट है, सब कुछ। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं सीएपीएफ सेंट्रल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये यूपीएससी कंडक्ट करती है। और जो हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उसके ऑफिसर का रिक्रूटमेंट इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, तो यूपीएससी की इस वेबसाइट पे जाके पहले ओटीआर जिसका फर्स्ट टाइम होगा वो ओटीआर सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद www.upsconline.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सीडीएस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। सीएपीएफ उन सभी के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है जिससे सीडीएस में खासतौर से एसएसबी में प्रॉब्लम होती है, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जिसके एसएसबी इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है उसके लिए सीएपीएफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, आज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बाकी के चीज़ें को, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या होगी, उसको हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डे जो है फॉर्म का वो है 14 मई 14 मई 2024 को लास्ट डे है फॉर्म भराने का। ठीक है, तो एक दो दिन बाद सभी के सभी भर लेने से ही अच्छा है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ऐसे करके हम लोग देखते चल रहे हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये यूपीएससी का नंबर है, अगर किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ को भी डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, क्या क्या लगेगी, जैसे अपलोड फोटोग्राफ लगेगी। ठीक है, कम से कम 10 दिन पहले तक का, उससे ज़्यादा पुराना फोटो अलाउड नहीं है। ठीक है, और उसका जो फेस है वो 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा फोटो लगाना है। ठीक है, और आगे बात करें तो ये सब कुछ था अप्लाई करने का। हाँ, सबसे मेन चीज़ जो है वो है, इस बार सीट्स बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तकरीबन 300 सीट्स ऐसे होती है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा सीट है जो कि 506 है। 506 बहुत सीट होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीएसएफ के लिए है 186, सीआरपीएफ के लिए 120, और सीआईएसएफ के लिए 100, आईटीबीपी 58 और एसएसबी 42। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, और इसका जो 10% सीट जो रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। 10% ऑफ द वैकेंसीज आर इमार्क्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन। 10% सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हो। ठीक है, और ये कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं यूपीएससी के द्वारा कि इस सिटी में सेंटर रहेंगे। जो भी इस सिटी है, जैसे दिल्ली यहाँ पे है, यहाँ पे रांची है, जहाँ भी मतलब हर एक स्टेट का जो भी बड़े सिटी है, जैसे यहाँ अहमदाबाद, ठीक है, उसमें दिया गया है। चेन्नई, चंडीगढ़, कटक, देहरादून, सभी जगह दिए गए हैं। ठीक है, हर बड़ा शहर में। और आगे देखें, ये सब पढ़ लेना सबसे है। फिर आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है नेशनैलिटी, कौन कौन भर सकता है। तो जो इंडियन होगा वो भर सकते हैं। इसके अलावे जो नेपाल और भूटान, ये दो ये दो कंट्री से जो भी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। किस पोस्ट के लिए भरा जाएगा, तो असिस्टेंट कमांडेंट। इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है, सीएपीएफ एसी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होगी।
ठीक है, तो ये होगी 20 से 25 ईयर्स, मतलब जो कब से काउंट होगी, 1 अगस्त 2024 तक, जिन्होंने 20 साल पूरा कर लिया हो या 25 साल से ज्यादा ना हुआ। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग बात करें तो 2 अगस्त 1999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे इसके बाद होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ अदर जैसे सिविल सर्विस वगैरह एग्जाम्स में जैसे होते हैं, कुछ छूट दी जाती है एज में, इसमें भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी दिया जाता है, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। कुछ कैटेगरी के लिए रिलैक्सेबल होता है, ST SC OBC ऐसे करके। ठीक है, और जो टोटल रिलैक्सेशन है वो कितना होगा, 5 ईयर का होगा। ठीक है, तो बोलता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट। अगर कोई SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो, और जो ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी, एंड 3 ईयर्स दी जाएगी किसके लिए, 3 ईयर्स बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास मीन्स OBC वाले जो हैं उसके लिए, हु आर एलिजिबल टू अवेल रिजर्वेशन अप्लाई सच कैंडिडेट। ठीक है, और जो अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट्स है उसको 5 ईयर का दिया जाएगा। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए विल बी एलिजिबल फॉर द, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया जाएगा, और जो करंटली सर्व कर रहे हैं उसके लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, ये है एज रिलैक्सेशन की बात। और आगे देखें तो सब ये है, ये ऊपर दिया गया है क्या क्या लगेगी क्या क्या नहीं लगेगी वो सब, और सबसे दिया हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बोलता है कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑनर्स किसी भी चीज से, बस उसके पास एक वैलिड यूनिवर्सिटी से एक BSc, मतलब एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, BA BSc BCom कुछ भी। ठीक है, तो वो फॉर्म को भर सकता है, बस यही और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। ठीक है, उसके बारे में नीचे बात किया गया है, तो जिसके पास NCC का B और C सर्टिफिकेट है उसको कुछ फायदा मिलेगा, ये सब नीचे दिखाया गया, नीचे दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, तो इसमें रिटन एग्जाम होती है, उसके बाद क्या होती है, फिजिकल टेस्ट होती है, उसके बाद पर्सनालिटी मतलब इंटरव्यू होती है। ठीक है, और इंटरव्यू SSB बोर्ड में नहीं होती, ये UPSC का जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में धौलपुर हाउस में, वहां पे होती है, जहाँ सिविल सर्विस वालों का होती है वहीं पे इसका भी होती है। ठीक है, फॉर्म का फीस जो है वो 200 रखा गया है, 200 रखा गया है, और जो फीमेल और ST SC कैंडिडेट है उसके लिए 0 है, उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और जनरल OBC EWS इन सब के लिए 200 की फीस लगेगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने OTR नहीं बनाया वो सबसे पहले OTR करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। और ये सब दिया हुआ है कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कोई कहीं कोई केस में गिल्टी पाया गया है, ये सब, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट डे जो रखी गई वो हम लोग ऊपर बात की कि 14 मई को लास्ट डेट है। यहाँ पे दिया हुआ सर्विस एलोकेशन के बाद, सर्विस एलोकेशन की बात की गई है कि एक बार मेरिट हो जाने के बाद उसको किस अनुसार उसकी सर्विस मिलेगी। तो
ये सब की बातें अभी करनी अच्छी नहीं है, सबसे पहले सिलेक्ट हो जाना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, अब देखो, अब बताया है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले बात कर रहा है किसका, रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो कंडक्टेड बाय यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस 10 AM टू 12, 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। क्या चीज, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को पेपर होगा, पेपर वन, पेपर वन किया जाएगा 10 बजे से 12 बजे तक होगी, और पेपर टू जो होगी वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दैट मीन्स 4 अगस्त को इसका एग्जाम डेट है। ठीक है, और ये जो होगी वो जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 पेपर होगी, एक पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और पेपर टू जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। पेपर वन में क्या क्या, पेपर वन में होगा जो 250 मार्क्स का होगा, जिसको बोलते हैं GAI, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस। ये क्या होगी, ये ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल आंसर्स की होगी। ठीक है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया पेपर वन। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में क्या होगी, जनरल स्टडीज होगी, एसे होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगी। ये 200 मार्क्स की होती है। ठीक है, बोलता है इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी। देखो इसमें क्या क्या होती है, जनरल स्टडीज होती है, एसे होती है और कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका जो एसे है उसको फॉर्म भरने टाइम चूज करना पड़ेगा कि ऐसे को हिंदी में भी लिख सकता है और इंग्लिश में भी लिख सकता है। ठीक है, जैसा जिसका जो सुविधा हो वो लिख सकता है। बट द मीडियम ऑफ प्रीसियस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। सिर्फ ऐसे को हिंदी में लिख सकते हो, बाकी सबको इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रिटन एग्जाम। ठीक है, अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और इसका जो मेरिट है तो वो दोनों मिला के बनता है। ठीक है, देयर विल बी अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन देयर डिस्क्रिप्शन। पेपर वन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ पेपर टू विल बी डन ओनली दिच कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर वन। कहने का मतलब ये हुआ है कि पेपर वन और पेपर टू, ये पेपर वन हो गया, ये पेपर टू हो गया। तो पेपर टू का इवैल्यूएशन, पेपर टू जब ही चेक होगा जब पेपर वन के कट ऑफ को क्लियर करोगे। एक कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाएगा कि ये कट ऑफ मार्क्स रहेगी, वो तभी होगा, तभी चेक होगा जब पेपर वन का मार्क्स को अगर क्वालिफाई करोगे तभी पेपर टू चेक होगा। नहीं तो अगर कोई पेपर वन का ही कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया तो उसको क्या करोगे, उसका पेपर टू चेक नहीं होगा और उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है एग्जाम का स्कीम। फिर आती है उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एक बार रिटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो बोलता है कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम will be summoned for physical standard or physical efficiency test and medical standard test. Those candidates who meet the prescribed physical standard test will put through the physical efficiency test in। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, पेट, पीईटी। ठीक है, जो मेल होते हैं उसको सबसे पहले 100 मीटर का रेस लगानी होती है, कितना में, 16 सेकेंड में 100 मीटर का रेस लगानी होती है, और फीमेल को 2 सेकेंड ज़्यादा मिलता है, 18 सेकेंड। फिर 800 मीटर रेस लगानी है, कितना में, 3 मिनट 45 सेकेंड में, 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर रेस लगानी है, और इसको 1 मिनट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है फीमेल के लिए, 4 मिनट एंड 45 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप भी होती है 3.5 मीटर। ठीक है, और इसमें 3 चांस दिए जाते हैं, एक चांस में नहीं होगा दूसरा, दूसरा में नहीं होगा तो तीसरा, और इसमें 3 मीटर फीमेल के लिए होती है। और फिर शॉर्ट पुट करना होता है 7.26 kg का। कितना फेंकना होता है, ऐसे करके फेंकना होता है, कितना, 4.5 मीटर, और लड़कियों को ये नहीं फेंकना होता है। ठीक है, तो ये है फिजिकल का, ये है फिजिकल स्टैंडर्ड। ये क्या फिजिकल होगी। ठीक है,
उसके बाद हाँ, एक चीज और बताते चले कि जो फिजिकल है उसका कोई मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल बस क्वालिफाइंग होता है। अगर क्वालिफाई हो गए हो तब मिलेगी, तब क्या, तब बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, बोलता है कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बट allowed to appear before the review medical board on their appeal by the appellate authority will be called for the interview। मान लो कोई ऐसा, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि उसका जो मेडिकल फिटनेस होता है वो मेडिकल में दो रिजेक्शन होता है, एक होता है परमानेंट रिजेक्शन और एक होती है टेम्पररी रिजेक्शन। तो अगर किसी को टीए मिला है टेम्पररी रिजेक्शन तो उसको फर्दर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब वो अपील करेगा। ठीक है, अपील करेगा एपिलिएट अथॉरिटी से। तो वो तो बाद में होगी, तो वो कौन करती है, वो करती है रिव्यू मेडिकल बोर्ड। तो उससे पहले उसको क्या किया जाएगा, उससे पहले उसको पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू कितना मार्क्स का होती है, तो ये होती है 150 मार्क्स। तो ऐसे देखो, 250 मार्क्स का क्या था हमारा पेपर 1, 200 मार्क्स का हमारा था पेपर 2 और 150 मार्क्स का है ये। ठीक है, 0.2 टोटल कितना हो जाएगा 600 मार्क्स समथिंग, और यहां से टोटल होगी सिलेक्शन। ठीक है, कैंडिडेट हुआ शॉर्ट लिस्टेड टू द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इंक्लूडिंग दिस शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू will be issued a detailed application from DAF in which among things they will be required to indicate their preference of forces। उसके बाद फोर्स का प्रेफरेंस डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले में क्या लोगे, सीआईएसएफ लोगे या बीएसएफ लोगे या सीआरपीएफ लोगे, उसके अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, और फिर बोला जाता है फाइनल सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम और कहाँ इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, जो इंटरव्यू टेस्ट और रिटन एग्जाम जो 250 और 200 मार्क्स का था उसको मिलाकर और 150 मार्क्स का क्या होगा, 150 मार्क्स का इंटरव्यू टेस्ट होगा, तो ये तीनों जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, पेपर 1 का यहाँ सिलेबस डिस्कस किया हुआ, सिलेबस फॉर रिटन पेपर 1 के लिए है। ठीक है, जीआई के लिए, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होती है, सबसे पहला होती है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, इसमें होती है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये किस में होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी में। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है साइंस, जनरल साइंस। द क्वेश्चन विल बी सेट टू द टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड for the scientific phenomenon of every observation including new area of importance like information technology, biotechnology, environmental science। मतलब ये साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस, इस सब से भी ये क्या करेगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और साइंस से भी आएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर से, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो जो भी करंट इवेंट चल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल में, क्या क्या चीज से, तो कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस। ठीक है, इन सारे चीज से, इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे जो भी मतलब करंट अफेयर्स चल रहे हैं उन सब से भी पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जानते हो सभी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी और इकोनॉमी का इससे पूछा जाएगा। और क्या और होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें तीनों होगा। ठीक है, तीनों हिस्ट्री होगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना आ गया, सबसे पहले जीएमए हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब पूछा जाएगा। फिर जनरल साइंस हो गया, जिसमें साइंस टेक भी पूछा जाएगा, साइंस और साइंस टेक। उसके बाद करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री। इतना सारा ये सारा है पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है,
अब पेपर 2 के बारे में देखते हैं। अब पेपर 2 का देखते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में पार्ट ए में क्या होगा? पार्ट ए में होगा एसी, एसे। ठीक है, उसको नरेट करके लिखना होगा। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं और ये 80 मार्क्स का होगा। क्या क्या इसमें हो सकता है टॉपिक्स? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, ये होगा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में इससे पार्ट बी में होगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसियस राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्ट इन इंग्लिश ओनली। क्या कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसियस राइटिंग, ये क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे क्या था? हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। और ये होगा 120 मार्क्स का पार्ट बी, और पार्ट ए होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या क्या आएगा? तो ये आएगा सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रीसियस राइटिंग, और क्या काउंटर, और क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर भी आते हैं, और लैंग्वेज टेस्टिंग आता है, मतलब इंग्लिश भी आते हैं। ठीक है, और ये टोटल कैरी करता है कितना? 120 मार्क्स और 80 मार्क्स। ये टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स पेपर 2, और 250 मार्क्स हो गया कितना? ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन कितना? 2 मार्क्स। तो कितना हो गया? 250 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। हम लोग इस पे अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा सोर्स कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सभी जानते हो। अगर किसी को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है या वो नहीं भर पा रहे हैं तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7091480953। ये नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी डाला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में। और ये लास्ट है 14 मई तक, तो अभी अप्रैल, अभी 18-19 दिन है टाइम भरने का। ठीक है, और क्या क्या यहाँ, हाँ ठीक है। अब एक चीज दिया हुआ है कि पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। पेपर 1 में क्या होगी? रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी लगेगी, दैट मीन्स निगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर विल बी पेनाल्टी, कितना? निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव for the answer to every question, and each questions for which wrong answer has been given in the candidate 1/3 0.33 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करने पे कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए सावधानी से पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि गलत ना हो। ठीक है, और अगर इफ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपेंस टू बी करेक्ट एंड देयर विल बी सेम पेनाल्टी एज अबव। मान लो जैसे ऐसे चार गोले होते हैं इसको फिल करने के लिए, तो किसी ने क्या किया कि 2 में फिल कर दिया। ठीक है, मान लो 2 में फिल कर दिया, तो भले ये एक कोई सही है, फिर भी अगर 2 में फिल किया तो इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा, और इसमें भी 0.33 मार्क्स क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है, छोड़ देता है, तो नो आंसर, तो नो आंसर इन द गिवन बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर, तो उसको गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और उसको उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना कटेगा ना मिलेगा। ठीक है, बाकी वैसा कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। देखो, ये इस तरह से रहती है, ये ये वहाँ पे क्वेश्चन में रहेगी ये। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज आई है वो इसमें सब्जेक्ट कोड वगैरह ये सब फिल करने का रहेगा, वो हम आगे की क्लासेस में भी बात करेंगे। ये रोल नंबर फिल करना रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि रोल नंबर गलत ना फिल हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। एक लास्ट चीज है, ये है क्या, मेडिकल। ठीक है, ये मेडिकल एलिजिबिलिटी क्या है, या मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी बोल सकते, जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए मेन के लिए। इवन 165 लिखा है, 166 और 167 ये लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यही है सच्चाई। ठीक है, अगर कोई 165 ही है तो ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा डाउट रहेगी। ठीक है, और विमेन के लिए 157। चेस्ट की बात करें तो मेन के लिए 81 और फीमेल ये विमेन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इनका चेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और वेट की बात करें तो 50 केजी मेन और 46 केजी फीमेल। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ यही नहीं, 50 जिस अनुसार उसका हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेट को भी दिया देखा जाएगा, जो कि नीचे चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये है आई साइट, मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आई साइट। ठीक है, तो जिसका भी डिस्टिंक्ट विजन है उसको सही के लिए कितना 6/6 होना चाहिए। ये सबसे खराब केस में 6/12 होना चाहिए आँख, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 6/6 या 6/9 और 6/9 चलेगा। ठीक है, और अगर किसी को वो हुआ है, अगर कोई ग्लास पहनता है, चश्मा पहनता है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए, उसके लिए अगर उसको मायोपिया हुआ है, ठीक है, तो -4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका चश्मा, और अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो +4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था, और कुछ कुछ दिया हुआ है कि ये एंगल ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए, सब ये सब हम कभी और भी बात करेंगे मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो ये था फिलहाल नोटिफिकेशन। ये था यूपीएससी का नोटिफिकेशन। अब इसमें ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले 4 अगस्त को पेपर है, 4 अगस्त को पेपर है। दैट मीन्स हमारे पास कितना टाइम है, अप्रैल को ख़त्म कर लो, मई जून जुलाई 3 महीना परफेक्ट टाइम है। 3 महीना क्या है, परफेक्ट टाइम है। ठीक है, अगर मई को अप्रैल को ख़त्म भी कर दें और उधर 4 दिन उधर और 4 दिन इधर भी ख़त्म कर दें, फिर भी 3 महीना हमारे पास एक्यूरेट टाइम है। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सीडीएस और सीएपीएफ, सीएपीएफ का पेपर 1, सीएपीएफ का पेपर 1 और सीडीएस का जीएस पेपर, ये दोनों के दोनों 100% सेम होते हैं, 100% सेम होते हैं। इवन अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन भी कुछ कुछ क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। दैट मीन्स सबने सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, फायदा होगी, उसके लिए फायदा होगी। और कोई सीडीएस का बैच पढ़ रहा है तो या सीएपीएफ का पढ़ रहा है तो बात पेपर 1 के लिए एक होगा। पेपर 2 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस और लिखना कितना जल्दी लिख सकते हो, ये सब के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एक एक तारीख से 1 मई से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं सीडीएस और सीएपीएफ का बैच, सीडीएस और सीएपीएफ का नौशेरा बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें सीएपीएफ का पेपर 1, सीएपीएफ का पेपर 1 के बारे में कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और पेपर 2 के लिए एक अलग से किया जाएगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, क्या सही हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, क्या फॉर्मेट होती है इन सब चीज़ों की, ये सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं, और इस पे इसका बैच को लेकर कल हमारे चैनल पे एक वीडियो जरूर आएगी, एक वीडियो आएगी, तो उसमें सारा डिटेल और मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अब बैच में।